नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हम अपना टॉपिक लेंगे वो भाषा का ही एक टॉपिक है। पिछली बार हमने भाषा की बातें की थी तो उसमें हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार और भाषा कौन कौन सी है, मौखिक और लिखित भाषा, उन दोनों में हमने अंतर कर लिया था। साथ में हमने भाषा की इकाइयों का वर्णन कर लिया था। आज अपना जो टॉपिक चलेगा वो भाषा के विविध रूप होगा। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो भाषा के रूप। अब भाषा के जो रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले भाषा के जो रूप हैं उनमें देखिए, टॉपिक अपना होगा भाषा के रूप। अब भाषा के रूप में कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहला भाषा का रूप आएगा अपना बोली। पहला टॉपिक कौन सा आएगा अपना? बोली। भाषा के जो अनेक प्रकार के रूप होते हैं उनमें सबसे छोटा सा पॉइंट आता है बोली। बोली किसी क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। इसका क्षेत्र कैसा होता है? इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्षेत्र छोटा होता है। साथ में ये एक स्थानीय भाषा होती है। कौन सी होती है? स्थानीय भाषा होती है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बोली का जो रूप चलता है वो किसी छोटे क्षेत्र से संबंधित होता है और ये स्थानीय भाषा होती है, और स्थानीय भाषा होने की वजह से यह सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। इस बोली में साहित्य रचना न के बराबर होती है, अर्थात साहित्य रचना यूं तो कहें कि इसमें साहित्य रचना नहीं होती, क्योंकि ये मातृभाषा होती है और मातृभाषा में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि उसमें साहित्य रचना की गई हो। तो जो स्थानीय भाषा होती है छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और इसकी जो पारिभाषिक शब्दावली होती है वो मातृभाषा से युक्त होती है, तो इसमें जो साहित्यिक रचना होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में स्थानीय बोलियों में, स्थानीय बातों में जो बोली आती है उसमें एक कृपाराम खिड़िया का नाम जरूर लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? कृपाराम खिड़िया। इस कृपाराम खिड़िया की जो रचना है, इस कृपाराम खिड़िया के जो सोरठे हैं वो बोली में ही है, जिसमें अपने डिंगल और पिंगल भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। डिंगल भाषा और दूसरी कौन सी भाषा? पिंगल भाषा। किसकी बात बता रहा हूं मैं? कृपाराम खिड़िया। ये हिंदी का कवि है लेकिन इसने डिंगल पिंगल भाषा में सोरठे लिखे। तो ये जो बोली होती है सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं वो मातृभाषा से युक्त होती हैं और इसमें साहित्य रचना न के बराबर होती है। जैसे हम यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जो जितने भी जिले हैं उनकी जो बोलियां होती हैं, उनकी जो, जैसे हमने कह दें कि मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी। इसके अलावा आपकी आ जाती है इधर ढूंढाड़ी, समझ में आ गई? इसके अलावा हाड़ौती, समझ में आ गया? मेवाती। ये क्या है? बोलियां हैं। कौन सी है? बोलियां हैं। इनमें साहित्य रचना बिल्कुल न के बराबर है। न के बराबर होने की वजह से ये क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। पारिभाषिक शब्दावली है, इसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय भाषा का प्रयोग होने की वजह से ये क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। ठीक है। इसमें देशज और घरेलू शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? देशज अर्थात आम भाषा का प्रयोग किया जाता है। घरेलू शब्दावली जो हम अपने घर में रह करके अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने परिवार में जो बातें करते हैं वो घरेलू शब्दावली होती है। इसका क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है, छोटा होता है। इसमें साहित्य रचना न के बराबर होती है।
क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। क्लियर है? अब अपना दूसरा टॉपिक चलेगा, वो कहलाएगा क्या? विभाषा। दूसरा टॉपिक क्या कहलाएगा? विभाषा। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? बोली छोटा रूप होता है, स्थानीय भाषा होती है, घरेलू शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसमें अनेक प्रकार की बोलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साथ में यह साहित्य रचना की उपयुक्त नहीं है, बहुत रियर केस में देखा जाएगा कि इसमें साहित्य रचना होती है। ठीक है। कौन सी कहलाएगी? बोली। ठीक है। हम यूं कहते हैं कि हम हमारे बोलचाल की जो भाषा होती है, हमारे बोलचाल की जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। दूसरा टॉपिक जो अपना चला है वो आता है विभाषा। विभाषा बोली का विस्तृत रूप होता है। अनेक बोलियों को मिलाने से एक विभाषा का निर्माण होता है। यह प्रांत या उपप्रांत में बोली जाती है, या तो प्रांत में बोली जाएगी या उपप्रांत में। ये छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। इसका जो प्रभाव है एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इसमें साहित्य रचना जो होती है वो अत्यधिक मात्रा में होती है। साहित्य रचना प्रचुर मात्रा में होती है, या यूं कह दें कि साहित्य रचना खूब अधिक होती है, अधिक होती है, क्योंकि विभाषा में एक विस्तृत क्षेत्र आता है, अर्थात एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा, बहुत बड़े क्षेत्र के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है, वह भाषा क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। अर्थात अनेक बोलियों को मिलाकर के, अनेक बोलियों को मिलाकर के एक विभाषा का निर्माण किया जाता है। जैसे राजस्थान की अनेक बोलियों को देखें, जिसमें शेखावटी आ गई, ढूंढाड़ी आ गई, मारवाड़ी आ गई, मेवाती आ गई, मालवी आ गई, हाड़ौती आ गई। इन बोलियों को मिलाने से एक बोली का निर्माण होता है, वो है राजस्थानी। वो कौन सी भाषा है? राजस्थानी। समझ में आ गई? उत्तर प्रदेश की जो एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करने वाली है वो है अवधी भाषा। अवधी भाषा, इसमें साहित्यिक रचना खूब मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। अनेक जो साहित्यकार हैं, चाहे वो कवि हो, चाहे वो लेखक हो, कुछ कोई भी हो, उसकी जो भाषा होती है एक संपूर्ण क्षेत्र को लेकर चलने वाली होती है। तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा बन गई, जो अनेक बोलियों को मिलाने से बनी है। एक अयोध्या नगर की, संपूर्ण अयोध्या नगर की कौन सी भाषा बन गई? अवधी भाषा, जो संपूर्ण यूपी में चलती है, उत्तर प्रदेश में चलती है। इसके अलावा खड़ी बोली, कौन सी बोली? खड़ी बोली, गुजराती। कौन सी भाषा? गुजराती भाषा। तो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, जिस पर अनेक स्थानों का संयोजन हो, अनेक स्थानों को लेकर के बनाई गई हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है? विभाषा कहलाती है। ये प्रांत में या उपप्रांत में बोली जाती है। अनेक बोलियों को मिलाने से एक विभाषा का निर्माण होता है, जो एक विशेष वर्ग को प्रभावित करती है, एक लंबे वर्ग को प्रभावित करती है। कौन सी भाषा कहलाती है? विभाषा कहलाती है। इसके अलावा इन भाषाओं में स्थानीय भाषाओं को मिलाने से, स्थानीय क्षेत्रों को मिलाने से इस भाषा का क्या होता है? निर्माण होता है। हाँ, इसमें देशज और घरेलू शब्दावली का प्रयोग नहीं होता। देशज और घरेलू शब्दावली का प्रयोग इसमें नहीं होता। ये प्रांत में या उपप्रांत क्षेत्र में बोली जाती है। ये अनेक बोलियों को मिलाने से इस भाषा का निर्माण होता है। इसमें साहित्य रचना अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है? अगला जो टॉपिक चलेगा अपना, वो तीसरा आएगा उपभाषा का। कौन सी भाषा का? उपभाषा का। अब उपभाषा हम नाम दे सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं उपबोली। दूसरा नाम क्या देंगे हम इसको? उपबोली। इसको हम उपभाषा भी कह सकते हैं, हम इसको उपबोली भी कह सकते हैं। तो इसकी बात क्या बनेगी कि भाषा के साथ प्रयुक्त होने वाली
भाषा के साथ प्रयुक्त होने वाली जो सहायक भाषा होती है, मुख्य भाषा के साथ या मूल भाषा के साथ प्रयुक्त होने वाली जो सहायक भाषा होती है वह उपभाषा कहलाती है, उपबोली कहलाती है। देखिए, दो जिले हैं या दो स्टेट्स हैं, या तो दो राज्य हो जाएंगे या दो जिले हो जाएंगे। उन दो जिलों की या दो राज्यों के बीच की जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा, तो उस सीमा रेखा पर बसने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे राज्यों की भाषा को क्या करते हैं, कवर करते हैं, एक दूसरे की भाषा को ग्रहण करते हैं। जब एक दूसरे की भाषा को ग्रहण करते हैं तो कुछ उत्तर प्रदेश की भाषा जैसे राजस्थान में आ गई और राजस्थान की कुछ भाषा किस में चली गई, उत्तर प्रदेश में चली गई। राजस्थान की उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजस्थानवासी बोलते हैं। तो इन दोनों का जो योग है, यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाएगी, उपभाषा कहलाएगी या उपबोली कहलाएगी। अर्थात भाषा के साथ प्रयुक्त होने वाली, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूं, मैं अपनी भाषा बोलूंगा, उसके साथ साथ जो सहायता करने वाली भाषा है, मैं राजस्थानी हूं तो राजस्थान के साथ मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो यदि मैं उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के पास रह रहा हूं तो उसकी बोली का कुछ ना कुछ प्रभाव मेरी बोली पर जरूर पड़ेगा। जब कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा तो वही बोली क्या कहलाएगी, उपभाषा कहलाएगी, उपबोली कहलाएगी। अब इसकी दूसरी बात सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति की जो भाषा होती है उस प्रत्येक व्यक्ति की भाषा का दूसरे की जो भाषा होती है, दूसरे व्यक्ति की जो भाषा होती है उसमें अंतर पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा का दूसरी व्यक्ति की भाषा से जो अंतर पाया जाता है, यह व्यक्तिगत पाया गया अंतर ही उपबोली कहलाता है, उपभाषा कहलाता है। इसमें साहित्य रचना बिल्कुल नहीं होती, यह केवल साथ देने वाली भाषा है, यह मूल भाषा के साथ लगने वाली भाषा है, इसमें साहित्य रचना बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, उपभाषा पड़ा या उपबोली पड़ी है। ना तो हम इसको बोली कह सकते हैं, ना हम इसको विभाषा कह सकते हैं। हाँ, अनेक विभाषा और बोली और विभाषा, इन दोनों का जो संयोग होता है, इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है, वही क्या कहलाती है, आपकी उपभाषा कहलाती है या उपबोली कहलाती है। बात समझ में आ गई। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है, ये केवल आम बोलचाल की भाषा में ही इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब चौथा जो पॉइंट आएगा अपना, वो चौथा पॉइंट आएगा मूल भाषा। चौथा पॉइंट कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, मूल भाषा। अब मूल भाषा क्या होती है वो देखिए। इस मूल भाषा की उत्पत्ति प्राचीन काल में, इस मूल भाषा की उत्पत्ति प्राचीन काल में उन क्षेत्रों में हुई थी या हुई होगी जहां बहुत से लोग या बहुत सी जनसंख्या एक साथ रही होगी, एक जगह पर रही होगी और उनकी एक ही भाषा रही होगी। मूल भाषा की उत्पत्ति उन क्षेत्रों में हुई होगी या हुई थी जहां बहुत से लोग एक समूह के रूप में रहते थे और उन समूह में रहने वाले लोगों की एक ही भाषा रही होगी। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां आर्य जाति बहुत मात्रा में रहती थी, बहुत ज्यादा रहती थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पर रहने वाले आर्य निवासी जो हैं वो भारत के आर्य निवासी क्या कहलाएंगे, भारोपीय परिवार। क्या कहलाएंगे, भारोपीय परिवार, या यूं कह दें कि आधुनिक भारतीय आर्य परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य परिवार। क्लियर है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जब प्राचीन काल में एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग जब एक जगह रहता है या रहता था और रहने की वजह से उस समाज के बहुत बड़े वर्ग की एक ही भाषा रही हो, तो वह भाषा आपकी कौन सी भाषा कहलाएगी, मूल भाषा कहलाएगी। जैसे आधुनिक भारतीय आर्य परिवार की भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहलाएगी। ठीक है। अब इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जो बात होती है तो उसमें हमें
उस भाषा की जननी की बात करते हैं, अर्थात उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो उसका उत्पत्ति स्थान हम देखें तो भारत के संपूर्ण राष्ट्र की एक उत्पत्ति का रूप लिया जाए तो हमारी मूल भाषा भारत की हिंदी भाषा है। भारत की कौन सी भाषा है? मूल भाषा हिंदी भाषा। अब वर्तमान में हम मूल भाषा हिंदी को ले सकते हैं, लेकिन हिंदी मूल भाषा नहीं है। इस हिंदी से पहले इसकी जो जननी आती है, जननी की बात की जाती है, तो वह जननी वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्या कहलाती है? वैदिक संस्कृत। ध्यान दीजिए, आज राजस्थानी भाषा बोली जाती है, गुजराती भाषा बोली जाती है, मराठी भाषा बोली जाती है, बांग्ला भाषा बोली जाती है। इस संपूर्ण भाषा क्षेत्र का जो उत्पत्ति का स्थान है, जन्म स्थान है, वो कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। अर्थात प्राचीन भारतीय आर्य सभ्यता में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो परिवार है, उसका उत्पत्ति स्थान कौन सी भाषा से हुआ है? कौन सी भाषा से है? वैदिक संस्कृत से है। इस वैदिक संस्कृत की जब हम उत्पत्ति के बारे में चर्चा करें, जिससे अनेक भाषाओं का निर्माण हुआ है, तो वह कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनसे जन्म काल उत्तरोत्तर नीचे आता गया और अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा का निर्माण हुआ है। तो देखिए, मूल भाषा की हम बात करते हैं। मूल भाषा में सबसे पहले बात करें तो यह आधुनिक भारतीय भाषा जो हिंदी बनी है, उसको निकलकर आने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। वैदिक संस्कृत का जब उत्थान हुआ था, जब इस वैदिक संस्कृत से अनेक भाषाओं का निर्माण होने लगा, तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत से कौन सी भाषा का निर्माण हुआ? तो पहले हम वैदिक संस्कृत की ही बात करते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत। इस वैदिक संस्कृत की बात हम करें तो सबसे पहले इसका रूप देखें तो इसका वैदिक संस्कृत का जो कार्यकाल चला है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक का इसका कार्यकाल रहा है। इस मूल भाषा के जो जितने भी चरण हैं, वो कौन कौन से चरण हैं? उनमें सबसे पहला प्रारंभिक रूप कौन सा था? प्रारंभिक चरण कौन सा आता है आपका? वैदिक संस्कृत का आता है। वैदिक संस्कृत का जो समय है, वैदिक संस्कृत की जो समय सीमा है, वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व का इसका समय माना जाता है, जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना हुई है, वैदिक जो संहिताएं हैं उनकी रचना हुई है, जो पुराण हैं उनकी रचना हुई है। किसमें? वैदिक संस्कृत में। अर्थात वैदिक संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जिसका कार्यकाल 1500 ईस्वी पूर्व से माना गया है और वो कब तक चला है? 800 ईस्वी पूर्व तक ही चला है, जिसमें हमारे जो 4 ग्रंथ वेद हैं उन वेदों का निर्माण हुआ है, वैदिक संहिताओं का निर्माण हुआ है, पुराणों का इसमें क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, कौन सी संस्कृत कहलाएगी आपकी? वैदिक संस्कृत कहलाएगी। इसके साथ साथ दूसरी भाषा जो आती है, ठीक है, वो आती है आपकी लौकिक संस्कृत। दूसरी आपकी कौन सी आएगी? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में संस्कृत का जो रूप है वो बड़ा क्लिष्ट था, बड़ा ही कठिन था, इसलिए इसका उच्चारण भी बहुत कठिनाई से होता था। चाहे वो वेद हो, वैदिक संहिताएं हो, पुराण हो, आर्यणक हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, इनका जो उच्चारण काल था वो बड़ा ही क्लिष्ट होता था।
हर मनुष्य की बस की बात नहीं थी, लेकिन उस समय में उन लोगों के लिए इतना क्लिष्ट नहीं था। वर्तमान के लिए क्लिष्ट हो सकता है, इसीलिए वैदिक संस्कृत में वेदों का निर्माण हुआ है। आज भी बड़े बड़े जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें इनका उच्चारण रूप देखने को मिलता है। वैदिक वेद है, वैदिक संहिताएं हैं, पुराण है, आरण्यक है, उपनिषद है, आदि का निर्माण किस संस्कृत के अंतर्गत आता है? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। और इसका कार्यकाल कब से कब तक का है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। क्लियर है? दूसरा जो आपका आता है वो आता है लौकिक संस्कृत, यानी लोगों को वैदिक संस्कृत बोलने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होने लग गया। जब लोगों को अनुभव होने लग गया तो लोग उसको क्या करने लगे? उसमें परिवर्तन करने लग गए। भाई मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं उस रास्ते में मेरे को कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा सुलभ रास्ता देखने की कोशिश करूंगा, एक सरल रास्ता देखने की कोशिश करूंगा और उस रास्ते से आवागमन करना चाहूंगा। जब वैदिक संस्कृत लोगों को पढ़ने में बड़ी क्लिष्ट लगी, बड़ी कठिनाई का एहसास होने लग गया, तो उन्होंने क्या कर दिया? उस वैदिक संस्कृत का कुछ निचोड़ कर लिया, कुछ उसमें सरलीकरण कर लिया। और सरलीकरण करने का दूसरा रूप वैदिक संस्कृत का निकलकर कौन सा आया? लौकिक संस्कृत। यानी वेदों की जो भाषा हुई वो वैदिक संस्कृत कहलाई, और सामान्य जन की जो भाषा हुई वो कौन सी भाषा कहलाई? लौकिक संस्कृत कहलाई। अब इस लौकिक संस्कृत का जो कार्यकाल माना जाता है वो कब से कब तक का है? वो है 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के, ईस्वी पूर्व से, अर्थात ईस्वी सन चल रहा है हमारा, तो इस ईस्वी पूर्व अर्थात इस ईस्वी से पहले का जो कार्यकाल आएगा वो क्या कहलाएगा? ईस्वी पूर्व कहलाएगा। तो लौकिक संस्कृत का कार्यकाल 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के कब से कब तक का? 500 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। इस लौकिक संस्कृत में संस्कृत का थोड़ा सा सरल तरीका देखने को मिला, और जब सरल तरीका आया तो हमारे जो बड़े बड़े कविगण हैं, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों की रचना करने वाले, जैसे अपने वाल्मीकि जी, कौन है? वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, इन्होंने क्या की? अपने धर्म ग्रंथों की रचना की। कालिदास जी हैं, उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों की रचना की है। वो कौन सी संस्कृत में की है? लौकिक संस्कृत में। तो कौन कौन सी? रामायण है, महाभारत है, इसके अलावा बड़े बड़े महाकाव्य हैं। इनकी रचना कौन सी संस्कृत में हुई? लौकिक संस्कृत में हुई। हाँ, यह संस्कृत और यह संस्कृत, दोनों संस्कृत में क्या पाया गया है? अंतर पाया गया है। यह संस्कृत का सबसे क्लिष्ट रूप है और इसका बिगड़ा हुआ रूप, इसका परिवर्तित रूप क्या कहलाया? अपना लौकिक संस्कृत कहलाया है। क्लियर है? लौकिक संस्कृत में रामायण की रचना हुई है, महाभारत की रचना हुई है, इसके अलावा हमारे जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं उनकी रचना हुई है। समझ में आ गई? तीसरा जो टॉपिक आएगा अपना वो आएगा पाली भाषा। कौन सी भाषा आएगी? पाली भाषा आएगी। देखिए पाली, अभी पाली भाषा में लौकिक संस्कृत भाषा ही है, वैदिक संस्कृत भाषा ही है। लोग वैदिक संस्कृत में कोई उच्चारण करते थे, लौकिक संस्कृत आ गई, पाली आ गई। अब इस पाली भाषा का जो रूप है वो किससे परिवर्तित हुआ है? लौकिक संस्कृत से परिवर्तित हुआ है। अब इस पाली भाषा में 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के, कार्यकाल कब से कब तक का है? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। पाली भाषा का कार्यकाल 500 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ है। कहां से? 500 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ है और कब तक चला है? ईस्वी तक। इस पाली भाषा में अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है, अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है, जो किसका परिवर्तित रूप है? लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। यह लौकिक संस्कृत जो 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक था, उससे बिगड़ करके 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी तक कौन सा रूप चला? आपका पाली का चला।
इस पाली भाषा में अनेक जो जैन धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों की क्या हुई है, रचना हुई है। यानी इसका बिगड़ा हुआ रूप कौन सी भाषा कहलाई, परिवर्तित। जितनी ये क्लिष्ट भाषा थी, जितनी ये कठिन भाषा थी, उससे थोड़ी सी सरल कौन सी भाषा बनी, पाली भाषा बनी है। ठीक है। चौथी जो भाषा आएगी अपनी वो आएगी प्राकृत। कौन सी भाषा आएगी, प्राकृत भाषा आएगी। अब इसे प्राकृत भाषा कहां से शुरू होगी, ईस्वी से शुरू होगी। ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। कौन सी तक, 500 ईस्वी तक। अब पाली का परिवर्तित रूप कौन सी भाषा कहलाएगी, प्राकृत भाषा कहलाएगी। अब इसका कार्यकाल ईस्वी सन से लेकर के 500 ईस्वी तक का माना गया है। इस प्राकृत भाषा में भी बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों की रचना हुई है। इसीलिए अधिकांश कविगण जो हैं, अधिकांश उपन्यासकार हैं, अधिकांश साहित्यकार हैं, वो पाली और प्राकृत को 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक का मानते हैं। यानी जिसमें धर्म ग्रंथों की रचना हुई है, बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है, जैन ग्रंथों की रचना हुई है, तो इसका जो मिक्स का रूप है, मिला जुला रूप है, वो अधिकांश साहित्यकार क्या मानते हैं, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक का मानते हैं। मतलब पाली का 500 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ है और ईस्वी तक चला है, प्राकृत का ईस्वी से शुरू हुआ और 500 ईस्वी तक चला है। तो उपन्यासकार इसको एक ही मान लेते हैं, पाली और प्राकृत को एक ही भाषा का रूप मान लेते हैं। जिसमें बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है, जैन ग्रंथों की रचना हुई है, उनको 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल मानते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक है अपना वो आएगा 5वां, और वो आएगी अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा आएगी, अपभ्रंश भाषा। ठीक। अपभ्रंश भाषा का जो कार्यकाल माना जाता है वो 500 ईस्वी से लेकर के, कब से कब तक का माना जाता है, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। अब इस अपभ्रंश भाषा में हमारी अनेक भाषाओं को सम्मिलित हम कर सकते हैं, जिसमें यह प्राकृत भाषा का जो परिवर्तित रूप निकल कर आया है, कौन सी भाषा का, प्राकृत भाषा का परिवर्तित रूप निकल कर आया है। तो इसमें अनेक भाषाओं को हम नाम दे सकते हैं, जैसे शौरसेनी, मागधी, शौरसेनी, मागधी। इसके अलावा जो भाषा आती है वो आती है महाराष्ट्री। कौन सी, महाराष्ट्री। तो आदि भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें अनेक क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होने लग गया और फिर ये धीरे धीरे इसका रूप आगे बढ़ता गया। फिर अपभ्रंश से अवहट चली। कौन सी चली, अवहट चली। फिर पुरानी हिंदी चली। कौन सी चली, पुरानी हिंदी। और फिर चली अपनी वर्तमान हिंदी। कौन सी चली, वर्तमान हिंदी, जिसको हम आधुनिक हिंदी भी कह सकते हैं। आधुनिक हिंदी कितनी हो गई, 5, 6, 7 और 8। कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ा, 8 चरणों से होकर गुजरना पड़ा। अर्थात आज जो हम जिस हिंदी भाषा का प्रयोग हम करते हैं वो आज आधुनिक हिंदी को आने में इस भाषा को कितने चरणों से गुजरना पड़ा, 8 चरणों से गुजरना पड़ा है। पहली अपनी जो मूल भाषा में आती है वो वैदिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत में अनेक जो वेद हैं, धर्म ग्रंथ हैं, इसके अलावा जो संहिताएं हैं, पुराण हैं, आपके आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनका निर्माण होता है, जो सबसे क्लिष्ट भाषा मानी जाती है। इससे बिगड़ा हुआ इसका परिवर्तित रूप कौन सी आई, लौकिक संस्कृत, जो थोड़ी सी सरल बनेगी। और इसमें अनेक उपन्यासों की रचना की, अनेक महाकाव्यों की रचना की गई, जिसमें वाल्मीकि जी हैं, वेदव्यास जी हैं, कालिदास जी, इनका नाम लिया जाता है, इनकी रचनाओं का नाम लिया जाता है। फिर इस लौकिक संस्कृत से परिवर्तित होकर के 2 भाषाएं बनी, जिसमें पहला नाम आया पाली का और दूसरा नाम आया प्राकृत भाषा का।
ठीक है। इसका कार्यकाल 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के दोनों का 500 ईस्वी तक का माना गया है, ठीक है। इसमें अनेक जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, इनकी रचना हुई है। जो किसका परिवर्तित रूप है? लौकिक संस्कृत का रूप। हम यदि ये भी देखना चाहें तो लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप पाली है और पाली का परिवर्तित रूप कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। लेकिन अधिकांश जो उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं, उन दोनों पाली और प्राकृत को एक जॉइंट में मानते हैं, मिला जुला रूप मानते हैं और इनको 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल मानते हैं, ठीक है। अगली जो आती है वो अपभ्रंश आती है। ये अपभ्रंश कौन सी भाषा का परिवर्तित रूप है? ये अपभ्रंश प्राकृत भाषा का परिवर्तित रूप है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल माना जाता है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का माना जाता है, जिसमें सोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्र आदि भाषा है वो इसमें प्रयुक्त की जाती है। फिर इस अपभ्रंश से अवहट भाषा निकली, अवहट भाषा निकल करके पुरानी हिंदी निकली, पुरानी हिंदी निकल करके वर्तमान हिंदी का इसमें क्या किया गया? प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यदि हम देखें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, सबसे पहले कौन सी आई? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से टूटी लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से टूटकर कौन सी भाषा बनी? पाली। पाली से टूटकर कौन सी भाषा बनी? प्राकृत। प्राकृत से टूटकर के कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से टूट करके अवहट। अवहट से टूटकर पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी से टूट करके कौन सी भाषा बनी? पुरानी हिंदी से टूटकर बनी आपकी वर्तमान हिंदी। वर्तमान हिंदी कौन सी बनी? वर्तमान। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी आज हम जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वो वर्तमान हिंदी। समझिए कितनी बिगड़ी हुई है, कितना इसका टूटा फूटा वैदिक संस्कृत का रूप है। यानी आज जिस हिंदी को पढ़ने में हम ऐसा ही महसूस करते हैं, आज अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ नहीं सकते। वही व्यक्ति यदि वैदिक संस्कृत की बात करे तो अपने आप को थोड़ा सा हम मायूस सा महसूस करते हैं। वैदिक संस्कृत पहले हाँ, लेकिन इसका भी लोग प्रयोग करते थे, अध्ययन करते थे, लेकिन आज हमको हिंदी भाषा का भी अध्ययन करने में बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये वर्तमान जो हिंदी है वो वैदिक संस्कृत से ही निकल कर आई है। इसीलिए हम कहें कि इन सब की जो जननी है वो कौन सी है? वैदिक संस्कृत। वर्तमान हिंदी की जननी वैदिक संस्कृत ही होगी, पुरानी हिंदी की भी जननी वैदिक संस्कृत होगी। इस प्रकार सारी भाषाओं की जननी कौन सी होगी? वैदिक संस्कृति होगी। इस प्रकार हमने भाषा के जो विविध रूप देखे, उसमें सबसे पहले बोली का अध्ययन हमने किया, जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें साहित्य रचना न के बराबर होती है। ये छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, सीमित इसका क्षेत्र होती है। यह सीमित क्षेत्र होता है, इसमें देशज घरेलू शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। दूसरी हमने विभाषा की बात की थी। यह प्रांत या उपप्रांत क्षेत्र में बोली जाती है। अनेक बोलियों को मिलाकर के एक विभाषा का निर्माण किया जाता है, जिसमें साहित्य रचना अत्यधिक मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। जिसमें अनेक बोलियों का मिश्रण पाया जाता है, अनेक बोलियों को मिलाकर ही विभाषा का निर्माण किया जाता है। जैसे राजस्थान की बोलियों को मिलाया जाए, जैसे राजस्थान में ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती जो भी है, उन भाषाओं बोलियों को हम मिलाएंगे और उससे एक भाषा बनेगी, जिसका नाम क्या बनेगा? राजस्थानी भाषा बनेगा। इस प्रकार गुजरात के अनेक क्षेत्रों की भाषा गुजराती बनेगी, ठीक है। एक यूपी का राजस्थान में उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा स्थान है, उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी, उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी, उस अयोध्या नगरी की जो भाषा है अवधी, वो संपूर्ण क्षेत्र में अच्छी तरह से बोली जाती है और उसका साहित्य रचना भी उसमें बहुत ज्यादा की जाती है, ठीक है। इसके बाद में आती है उपबोली या उपभाषा। भाषा जो उपबोली आती है वो विभाषा और बोली का संयोजन रूप है, अर्थात भाषा की सहायता करने वाली, मुख्य भाषा की सहायता करने वाली या किसी प्रांत क्षेत्र की भाषा की सहायता करने वाली जो सहायक भाषा होती है वो भाषा क्या कहलाएगी? विभाषा, वो उपबोली कहलाएगी,
यह उपबोली या उपभाषा एक सीमाई क्षेत्रों में बोली जाती है। हाँ, लेकिन इसमें साहित्य रचना बिल्कुल नहीं होती, या तो अपने स्थानीय क्षेत्र की भाषा में होगी या फिर विभाषा में ही क्या होगी, साहित्य रचना होगी। इस उपबोली में, उपभाषा में साहित्य रचना नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा का दूसरे व्यक्ति की भाषा से क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में सहायता करने वाली भाषा है, सहायता करने वाली भाषा, इसलिए ये उपबोली या उपभाषा कहलाती है। लास्ट में अपनी चलती है मूल भाषा। मैंने बात बताई कि ये मूल भाषा वो भाषा है जहाँ प्राचीन काल में बहुत सारे लोग एक जगह रहते थे और एक जगह रहने की वजह से उन सब की एक ही भाषा रही होगी, एक ही भाषा रही होगी। प्राचीन काल में वैदिक संस्कृत एक संपूर्ण वर्ग की, एक बहुत बड़े वर्ग की भाषा रही होगी, क्योंकि उस समय संस्कृत का बोलबाला था। उस संस्कृत से अनेक भाषाओं का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो जहाँ प्राचीन काल में बहुत सारे लोग एक जगह रहते थे और एक भाषा के रूप में बंधे हुए थे, धीरे धीरे वो विघटित होती गई और होने के बाद यह भाषा का क्या निकल कर आया, प्रारूप निकल कर आया है, जिसको अनेक चरणों से उसको गुजरना पड़ा है। ठीक है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृति एक अनेक चरण हैं, 8 चरण हैं, जिससे मूल भाषा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो यदि बात की जाए कि मूल भाषा कौन सी है, तो मूल भाषा अपनी वैदिक संस्कृत है और वैदिक संस्कृत से ही अनेक भाषाओं का निर्माण हुआ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से एक व्याकरण का टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।